नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सुदेश कुमार गुप्ता आप सबका अपने यूट्यूब चैनल इनकम टैक्स वाला पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए विषय लेकर आया हूं हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस से रिलेटेड हम आज बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी ढूंढेंगे और एक एम्प्लॉय एचआरए की वजह से टैक्स में कितनी सेविंग कर सकता है यह भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना विषय। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे माइंड में, एक एम्प्लॉय के माइंड में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या हम अपने पेरेंट्स को रेंट पे कर सकते हैं, कि रेंट रिसीट बने तो किस तरीके की बने जिसको हम अपने एम्प्लॉयर के यहाँ पे सबमिट करें। क्या हम एचआरए का बेनिफिट और अपने घर के ऊपर लिए हुए लोन की वजह से मिलने वाले बेनिफिट्स को एक साथ ले सकते हैं। क्या एक बिजनेसमैन को भी हाउस रेंट की एग्जेम्पशन मिल सकती है। कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जब हम हाउस रेंट की एग्जेम्पशन नहीं क्लेम कर सकते। और लास्ट में हम लोग जानेंगे कि एचआरए की कैलकुलेशन होती किस तरीके से है, क्योंकि एचआरए की कैलकुलेशन बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, लेकिन मैं अपने वीडियो को स्मॉल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें सबसे पहले डिस्कस करूंगा, उसके बाद एचआरए की एग्जेम्पशन को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या एक एम्प्लॉय अपने पेरेंट को रेंट दे सकता है। यस, एक एम्प्लॉय अपने पेरेंट को भी रेंट दे सकता है, फिर वह रेंट चाहे मदर को जाए या फादर को जाए, और उस रेंट की पेमेंट के ऊपर एक एम्प्लॉय एचआरए की एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है। लेकिन इस एचआरए की एग्जेम्पशन को क्लेम करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आता है कि एक प्रॉपर्टी जिसके ऊपर एम्प्लॉय रेंट पे कर रहा है, तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर सन डॉटर या मदर और फादर का एक रिलेशन है, तो मैं अकॉर्डिंगली यहाँ पे बात करूंगा कि जिस भी प्रॉपर्टी के लिए हम यहाँ पे रेंट दिखाएंगे वह प्रॉपर्टी मदर के नाम पे होनी चाहिए या फादर के नाम पे होना चाहिए या फिर ज्वाइंट नेम पे होनी चाहिए। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि पेरेंट भी अपनी आईटीआर को फाइल करें और उस रेंट को अपनी आईटीआर के अंदर रिफ्लेक्ट करें। नेक्स्ट बात हम जानेंगे कि अगर रेंट एक साल के अंदर 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो सन डॉटर या मदर या फादर एक दूसरे का पैन नंबर अपनी आईटीआर के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे। और एक रेंट एग्रीमेंट जरूर होना चाहिए। बेशक ये रिलेशन एक फैमिली का रिलेशन है, लेकिन क्योंकि हम एचआरए की एग्जम्पशन को क्लेम कर रहे हैं, वह रेंट एग्रीमेंट हमें अपने एम्प्लॉयर के यहाँ भी सबमिट करना हो सकता है या इनकम टैक्स में भी कभी उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। इसलिए एक रेंट एग्रीमेंट जरूर होना चाहिए। वैसे तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना भी रेंट है वह मंथ टू मंथ ट्रांसफ़र हो पेरेंट्स के अकाउंट में, लेकिन बेटर होगा कि मंथ टू मंथ करें। अगर नहीं कर पाते तो साल में एक बार भी हम ट्रांसफ़र करेंगे तो वह वैलिड होगा। नेक्स्ट बात हम जानेंगे कि रेंट रिसीट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि रेंट रिसीट भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के यहाँ पे सबमिट करता है। तो रेंट रिसीट के अंदर डेट होनी चाहिए, लैंडलॉर्ड का नाम, टीनेंट का नाम और एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जब हम रेंट पे करते हैं तो रेंट रिसीट के ऊपर एक रेवेन्यू स्टैंप भी होनी चाहिए जिसके ऊपर ओनर के सिग्नेचर होने चाहिए। रेंट रिसीट के ऊपर ओनर और टीनेंट का पैन नंबर भी जरूर मेंशन होना चाहिए, और जिस महीने का हम रेंट पे कर रहे हैं वह मंथ भी रेंट रिसीट के अंदर मेंशन होना चाहिए। अब दोस्तों हम जानेंगे कि क्या एक एम्प्लॉय एचआरए का बेनिफिट और अपने मकान के ऊपर लिए हुए लोन की वजह से मिलने वाले बेनिफिट्स को एक साथ क्लेम कर सकता है। इसके लिए मैंने दो केस लिए हैं। यहां मैं सबसे पहले केस 1 की बात करूंगा। केस 1 के अंदर जानेंगे कि अगर हमारा घर किसी दूसरी सिटी के अंदर है और हमारा सर्विस किसी दूसरी सिटी के अंदर है। मैं मान लेता हूं कि हमारा घर है दिल्ली के अंदर और हमारी सर्विस है बॉम्बे के अंदर। तो इस केस में क्या होगा, हम मान लेते हैं कि हमने अपने घर के ऊपर लोन लिया हुआ है और उस लोन के ऊपर हम ईएमआई पे कर रहे हैं। इस ईएमआई के अंदर दो कंपोनेंट है, एक इंटरेस्ट का और एक प्रिंसिपल का। दोस्तों सेक्शन 24B के अंदर हमें इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है 2 लाख रुपए का, और सेक्शन 80C में जो प्रिंसिपल हम पेमेंट करते हैं उसका बेनिफिट मिलता है 1,50,000 रुपए का। ये तो हुआ एक केस। दूसरी चीज हम जानेंगे कि हमारी सर्विस किसी दूसरी सिटी के अंदर है और वहां दूसरी सिटी में भी हमने एक घर रेंट पे लिया हुआ है जिसके ऊपर हम रेंट पे करते हैं। तो इस रेंट पे करने की वजह से जो हमें एचआरए की एग्जेम्पशन मिलनी है वह एज पर कैलकुलेशन होगी। यह तीसरा बेनिफिट है। तो पहला बेनिफिट हुआ इंटरेस्ट का, दूसरा बेनिफिट हुआ प्रिंसिपल का और तीसरा बेनिफिट हुआ एचआरए की एग्जेम्पशन का। तो यस दोस्तों, हम इन तीनों एग्जेम्पशंस को एक साथ क्लेम कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू दैट कि हमारी सर्विस अलग सिटी के अंदर हो और हमारा घर किसी दूसरी सिटी के अंदर हो। अब केस 2 के अंदर हम लोग जानेंगे कि अगर हमारा घर सेम सिटी के अंदर है और हमारी सर्विस भी सेम सिटी में है। हम मान लेते हैं कि हमारा घर दिल्ली के अंदर है और हमारी सर्विस भी दिल्ली के अंदर है।
दिल्ली वाले घर के ऊपर सेम हमने लोन लिया हुआ है, उसके ऊपर हम ईएमआई पे कर रहे हैं। ईएमआई के अंदर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है, तो इंटरेस्ट का बेनिफिट हमें 2 लाख रुपीज़ का मिलना है और प्रिंसिपल का बेनिफिट 1,50,000 रुपये का हमें मिलना है। और यहाँ पे हमारा घर भी सेम सिटी के अंदर है और हमने अपना घर अगेन रेंट पे लिया हुआ है और उसके लिए हम रेंट पे करते हैं और इस रेंट की वजह से हमें एचआरए की एग्जेम्पशन मिलनी है। ये तीसरा बेनिफिट है। तो दोस्तों इस केस के अंदर भी हम इन तीनों बेनिफिट्स को क्लेम कर सकते हैं, इंटरेस्ट का बेनिफिट, प्रिंसिपल का बेनिफिट और एचआरए की एग्जेम्पशन का बेनिफिट। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस है कि एम्प्लॉय किसी खास कारण की वजह से अपने घर के अंदर स्टे नहीं कर रहा है। जैसे मान लेते हैं कि घर छोटा है, घर के अंदर पेरेंट्स रहते हैं, एक अनअवॉइडेबल रीजन है कि अब ज़्यादा लोग उसके अंदर नहीं रह सकते, तो उसने कहीं दूसरी जगह पे अपना घर रेंट पे लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर इस बात को प्रूव करने का जितना भी दारोमदार है वो उस एम्प्लॉय के ऊपर है कि वो रीजन अनअवॉइडेबल था, जिसकी वजह से सेम सिटी के अंदर मेरा घर होते हुए भी मैं रेंट पे रह रहा हूँ और मैंने सारी एग्जेम्पशंस क्लेम की है। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि एचआरए की एग्जेम्पशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। एचआरए की एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए 3 पॉइंट हैं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, पॉइंट 3। पॉइंट 3 में एक्चुअल एचआरए जितना भी हमें एक साल के अंदर मिलता है वह हमारा एक पॉइंट बनता है। तीनों में जो सबसे कम होता है उतने अमाउंट की हमें एग्जेम्पशन मिलती है। तो दूसरे पॉइंट के अंदर आता है कि जितना भी हम एक साल के अंदर रेंट पे करते हैं उसमें से 10% ऑफ द सैलरी को हम माइनस करते हैं। जो भी फिगर आती है वह हमारा पॉइंट नंबर 2 होता है। पॉइंट नंबर 3 में 50% और 40% ऑफ द सैलरी। 50% होता है दोस्तों कि अगर कोई एम्प्लॉय स्टे करता है मेट्रो सिटीज के अंदर जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता एंड चेन्नई के अंदर, और 40% आता है कि जब वह किसी अदर देन मेट्रो सिटीज के अंदर स्टे करता है। और यहाँ पे ये जो सैलरी वर्ड मैंने यूज किया हुआ है, सैलरी का मीनिंग होता है जिसके अंदर बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस आता है, बाकी सारे अलाउंसेज या कोई परक्यूजिट्स इंक्लूड नहीं होती। तो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है कि एक साल के अंदर एक एम्प्लॉय को 5 लाख रुपए सैलरी मिलती है और एम्प्लॉय का स्टे गुड़गांव के अंदर होता है जो कि अदर देन मेट्रो सिटीज है। तो यहाँ पे 40% ऑफ द 5 लाख रुपीज हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 लाख रुपए आता है। तो दोस्तों इन तीनों में से 1,20,000 रुपए, 1,90,000 रुपए और 2 लाख रुपए सबसे कम जो अमाउंट होता है उसका हमें एग्जेम्पशन मिलता है। तो यहाँ पे सबसे कम 2 लाख रुपए है, इसका हमें एग्जेम्पशन मिलेगी। अब हम जानेंगे कि क्या एक बिजनेसमैन को भी हाउस रेंट पेमेंट के ऊपर एग्जेम्पशन मिल सकती है। यस दोस्तों, एक बिजनेसमैन को भी एग्जेम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 80GG के अंदर, और जो सर्विसमैन है उसको एग्जेम्पशन मिलती है सेक्शन 1013A के अंदर। बिजनेसमैन को एग्जेम्पशन मिलती है सेक्शन 80GG में। बिजनेसमैन को भी अगेन 3 पॉइंट आते हैं, पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3। यहाँ पर 5,000 रुपीज पर मंथ यानी एक साल का 60,000 रुपए की वैल्यू निकल के आती है। दूसरा आता है 25% ऑफ द टोटल इनकम और तीसरा आता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द टोटल इनकम। टोटल इनकम निकालने का फॉर्मूला ये है दोस्तों, सारे सोर्सेज से मिला के जितनी भी इनकम होती है उस इनकम में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, यानी शेयर की सेल परचेस से जो भी उसे गेन हुआ है उसको हम माइनस कर देंगे। जितने भी एक बिजनेसमैन ने डिडक्शन क्लेम की है सेक्शन 80C से 80U तक की, उसको भी माइनस कर देंगे। इसके बाद जो भी यहाँ नेट प्रॉफिट निकल के आता है यह हमारा टोटल इनकम माना जाता है। तो इसका हम 10% या 25% कैलकुलेट करेंगे। तो इन तीनों में से जो भी सबसे कम होता है उस अमाउंट की हमें एग्जेम्पशन मिल जाती है। 80GG की एग्जेम्पशन क्लेम करते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि उस बिजनेसमैन का घर इंडिया में या इंडिया से बाहर कहीं नहीं होना चाहिए, ना उसके खुद के नाम पे, ना बच्चों के नाम पे या वाइफ के नाम पे, किसी के नाम पे भी नहीं होना चाहिए। जब हम सेक्शन 80GG की एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं तो उसे अपनी एक बिजनेसमैन को अपनी आईटीआर के साथ फॉर्म 10BA के अंदर एक डिक्लेरेशन देनी होती है जो रिटर्न के साथ फाइल होती है। और अगर वह बिजनेसमैन किसी एचयूएफ का मेंबर है तो उस एचयूएफ के नाम पे भी कोई घर नहीं होना चाहिए, तभी हमें ये सेक्शन 80GG की एग्जेम्पशन मिलती है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे केसेस है जब हमें एचआरए की एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। सबसे पहला पॉइंट आता है इसके अंदर कि जब एक एम्प्लॉय का अपना घर होता है और वह अपने घर के अंदर ही स्टे करता है जिसका उसे कोई रेंट पे नहीं करना होता। दूसरा केस आता है कि अगर वह किसी दूसरे के घर के अंदर भी स्टे कर रहा है लेकिन उसका कोई रेंट पे नहीं कर रहा है, तब उसे एचआरए की एग्जेम्पशन नहीं मिलती। तीसरा केस आता है कि अगर कोई एम्प्लॉय न्यू टैक्स रेजिम के अंदर अपनी आईटीआर फाइल करता है तब भी उसे एचआरए की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी।
तो दोस्तों आज का ये वीडियो इनकम टैक्स वाला ने कंपाइल किया था, और आज के वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर उसको लिखें, मैं श्योरली उसका रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।